Greetings everyone. Welcome back. Today we will resume our chapter Human Reproduction and the topic is Gametogenesis. So let's start beta. Before starting the chapter, I want to share some extra knowledge, extra concept to you. That is, if we will talk about human. So there are some phases during the sexual reproduction. So here it is, human. Human क्या है? Human यूनिसेक्सुअल है, यानी कि उसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल होगा. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, इजीली हम पहचान जाते हैं बिटवीन द सेक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कुछ फेजेस होते हैं बेटा, पहले उनको अच्छे से समझ लेते हैं कि आगे हमने पढ़ना क्या क्या है. फेजेस होते हैं. पहला फेज होता है बेटा गैमेटोजेनेसिस. क्लियर? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिट का बनना. गैमिटो मीन्स गैमिट, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, बनना. तो गैमिट का बनना, गैमिट फॉर्मेशन प्रोसेस. गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस. ठीक है. गैमेटोजेनेसिस में दो सब फेज आएंगे. पहला जब मेल गैमेट बनेगा दैट इज द स्पर्म, और जब फीमेल गैमेट बनेगा दैट इज द ओवम या फिर एग. तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस. और ओवा बनने की प्रोसेस को बोलेंगे oogenesis. जेनेसिस मतलब बनना, ऊ मतलब ओवम. ठीक है. अब मेल और फीमेल गैमेट बन गए तो सेकंड फेज आएगा इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. ठीक है, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन. फिर क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और कौन सी प्रोसेस होगी? फर्टिलाइजेशन. क्लियर है? और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? जाइगोट. अब जाइगोट बन गया. फोर्थ इवेंट क्या होगा? जाइगोट के अंदर डिवीजन होगी और उसको बोलते हैं क्लीवेज. जाइगोट के अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होगी तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम क्लीवेज. और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लास्टुला. क्या होगा? ब्लास्टुला. फिफ्थ क्या होगा? जब ब्लास्टुला जो है यूट्राइन वॉल से, यूट्राइन की एंडोमेट्रियम वॉल से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. इम्प्लांट होने के बाद वो क्या करता है? ग्रो करता है और जो मैटरनल ब्लड है, मैटरनल टिश्यू उसके साथ क्या करता है? कनेक्शन बनाता है. उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन, यानी कि प्लेसेंटा का बनना. फिर क्या होता है बेटा? ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है कि 3 जर्म लेयर डेवलप हो जाएगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. एंड डू यू नो दीज 3 जर्म लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. उसी से सारे ऑर्गन्स बनेंगे, तीनों जर्म लेयर से. फिर बेटा क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गन्स बनेंगे. ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन बनेंगे. और सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा आपका? जब पूरी तरीके से आपका बेबी डेवलपमेंट हो जाएगी, उसकी डेवलप हो जाएगा, तो जब उसकी डिलीवरी होगी, मतलब एक्सपेलिंग आउट ऑफ द डेवलप्ड एम्ब्रियो, डेवलप्ड बेबी आउटसाइड द uterus or outside the body of the female, then it is called the parturition. ठीक है. तो ये इवेंट्स है बेटा किसके अंदर? ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. ये कुछ इवेंट्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यंग वन. क्या मिलेगा? यंग वन. ठीक है. तो 1 बाय 1 हमने ये पढ़ना है. तो पहले हम पढ़ेंगे गैमेट बनते क्या हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि इंसेमिनेशन कैसे होती है.
फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, क्लीवेज से क्या होगा, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड द पार्चुरेशन। तो ये सारे इवेंट्स हमें अब आगे इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। क्लियर है बेटा। अब आता है गैमेटोजेनेसिस। क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम दोनों गैमेट की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, दोनों ही गैमेट की क्या है, फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे। दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको ड्रॉ करके हर एक चीज समझाऊंगी, देन वी विल कम टू द थ्योरी पार्ट, करेक्ट। सो जस्ट मेक सम स्पेस, मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। यस, अगर मैं आपको बताऊं तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। Sperm formation, as you know, takes place inside the testis, and testis में भी कहाँ होती है बेटा, seminiferous tubule। मैंने तुम्हें seminiferous tubule का TS सेक्शन दिखाया था, उसमें जो seminiferous tubule की लाइनिंग थी उसमें दो टाइप की सेल थी बेटा, एक थी जर्म सेल और एक थी सर्टोली सेल। जर्म सेल तो आगे स्पर्म बनाएगी जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, और सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म को क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। और फिर क्या था, इन सेल्स के बीच में कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस था, और इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल थी जिसको बोल रहे थे हम इंटरस्टिशियल सेल और द लीडिंग सेल। वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी, एंड्रोजन, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। नाउ कम टू द पॉइंट कि कैसे जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। उससे पहले मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाना चाहती हूं, दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि कौन कौन से हार्मोन कौन कौन सिक्रीट करेगा, कौन कौन सी सेल सिक्रीट करेगी और उनका क्या है, क्या फंक्शन होगा। तो देखो, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास बेटा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये ब्रेन से सिक्रेट होगा और ये क्या करेगा, फॉलिकल्स को बनाने के लिए स्टिमुलेशन देगा, मैसेज देगा, उसको बोलते हैं FSH, ठीक है। और इसकी ये क्या करता है, जर्माइनल एपिथेलियम को रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम। ये कौन से एपिथेलियम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग को ही क्या बोल दिया, जर्माइनल एपिथेलियम। उसकी रेगुलेशन करेगा कैसे, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था दो टाइप की सेल होती है, एक होती है जर्म सेल और एक होती है बेटा सर्टोली सेल। जर्म सेल तो क्या करेगा, आगे मियोसिस करके क्या बनाएगा बेटा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। और सर्टोली सेल जो है वो क्या सिक्रीट करेगी, दो हार्मोन सिक्रीट करेगी, एक तो सिक्रीट करेगी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा सिक्रीट करेगी इनहिबिन। क्या सिक्रीट करेगी, इनहिबिन। क्लियर है। ये तो थी बेटा इन सेल की फंक्शन की कि ये सेल करेंगी क्या, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। फिर हमारे पास तीसरी और सेल थी, दैट इज लीडिंग सेल्स, जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या सिक्रीट करती है बेटा, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, जो क्या है बेटा आपके मेल सेक्स हार्मोन है।
और इन हॉर्मोन्स को रेगुलेट कौन करेगा बेटा? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी हमारी ब्रेन से प्रोड्यूस किया जाएगा और लीडिंग सेल्स के पास आएगा और उसको मैसेज देगा कि आप टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन को सिक्रीट करिए। क्लियर है? अब क्या होगा, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन था जो कि सर्टोली सेल बना रही थी बेटा, ये बाइंड करेगा टेस्टोस्टेरोन के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा? टेस्टोस्टेरोन के साथ। और टेस्टोस्टेरोन की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक हाई कंसेंट्रेशन बनाए रखने में हेल्प करेगा। सो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला था एफएसएच। एफएसएच क्या करेगा? इसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ब्रेन से आया है। वो क्या करेगा? जर्मन एपिथेलियम पे वर्क करेगा और उनको कहेगा कि जर्म सेल आप तो स्पर्म बनाइए, सर्टोली सेल आप एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन बनाइए। फिर लीडिंग सेल के पास ब्रेन से एक हार्मोन और आएगा ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि इनको मैसेज देगा कि आप टेस्टोस्टेरोन बनाइए और एंड्रोजन बनाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूं एक टॉपिक और, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इन मेल, मेल के अंदर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है लाइफ की जब मेल और फीमेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन मेच्योर हो जाते हैं और गैमेट्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है ना? मेल के अंदर जो प्यूबर्टी वो 13 ईयर्स टू 16 ईयर्स में आ जाती हैं ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। और इस एज में स्पर्म की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू कर देते हैं, जैसे ग्लैंड्स हैं, और वो फंक्शनेबल भी हो जाते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ना, वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मेल्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स है उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है, जिससे कि वॉइस क्या हो जाती है, थोड़ी सी डीप हो जाती है। बॉडी पे हेयर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे बियर्ड आ जाती है, शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं, हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। हम अपने टॉपिक पे आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा मेरे को लगा था कि ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सम एक्स्ट्रा टॉपिक एंड कंसेप्ट व्हिच आर नॉट गिवन इन द NCERT बुक। You should know these things also, because sometimes this type of question will frame in the examination and then you will not face any trouble, or you are that much capable to solve each and every type of question from this chapter. इसके बाद हम शुरू करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। लेट्स मेक सम स्पेस टू राइट डाउन एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जस्ट 1 सेकेंड। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमारे पास 3 फेज होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 3 फेज होते हैं, उन तीनों फेजों को हम पढ़ेंगे और एट लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट होगा, दैट इज द स्पर्म। क्या प्रोडक्ट होगा? स्पर्म। क्लियर है? यस। तो आ जाइए, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म का बनना। यस, इसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज, इसमें सेल्स क्या करेंगी? अपने नंबर को बढ़ाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन फेज। नेक्स्ट फेज विल बी ग्रोथ फेज, मतलब सेल के अंदर ग्रोथ होगी, वो अपनी साइज को बढ़ा लेगी, ठीक है। थर्ड वन विल बी मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज मतलब जो भी सेल बन गई है वो मैच्योर हो जाएगी, यानी कि फंक्शनैलिटी गेन कर लेगी। तो 3 फेज में हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। सो हमारे पास सबसे पहले वाला है बेटा मल्टीप्लीकेशन फेज। ध्यान से समझना। इफ सपोज दिस इज द जर्माइनल एपिथेलियम, दिस इज द जर्माइनल एपिथेलियम,
ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर? इसमें बेटा सर्टोली सेल भी है और जर्म सेल भी है। ठीक है, हम क्या लेंगे? जर्म सेल को लेंगे। मान लो मैंने इस जर्म सेल को कंसीडर कर लिया, दिस इज द जर्म सेल। क्लियर है? पहला फेज आता है मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सा फेज आता है? मल्टीप्लीकेशन फेज आता है। इसमें ये जर्म सेल माइटोसिस करके अपने नंबर को इंक्रीज करेगी, माइटोसिस करके अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है ना? इस तरीके से अपने नंबर को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी बाय द सेल डिवीजन माइटोसिस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, ये सीधे क्यों नहीं डिवाइड करके स्पर्म बना देती हैं? अभी मैं आपको बताऊंगी। जर्म सेल की प्लॉइडी होती है 2n और इससे जो सेल्स बनी है वो भी क्या होती है? उनकी प्लॉइडी 2n। बेटा एक बात सोचो, मान लो ये जर्म सेल पार्टिसिपेट किया इसने और इसने आगे स्पर्म बना दिया, तो ये जर्म सेल यहां से खत्म, फिर इसकी बारी आएगी, फिर ये स्पर्म बनाएगी, फिर ये खत्म, फिर ये बनाएगी, फिर ये खत्म। इस तरीके तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्माइनल एपिथेलियम खत्म हो जाएगी। और मेल के अंदर तो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ होती है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। अगर ऐसे होता गया तो थ्रू आउट द लाइफ तो स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे ना बेटा। दैट्स वाई जो जर्म सेल है वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपने नंबर को बढ़ाती है, अपने नंबर को बढ़ाती है, अपने नंबर को बढ़ाती है। एक जर्म सेल थी उससे 4 बन गई, तो इसने अपने नंबर को क्या कर लिया? रिस्टोर कर लिया। ठीक है ना? अब इसमें 2 टाइप की सेल बनती है। ये जो सेल बनेंगी ये होंगी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो 2 बनेंगी ये होंगी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? अब टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? स्टेम सेल्स होती है। और स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कोई भी सेल बनाने की, कोई भी सेल वो प्रोड्यूस कर सकती है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, तो ये होती है स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल रिस्टोर हो जाती हैं, ये जर्म सेल की जगह क्या हो जाती है? ये रिस्टोर हो जाती हैं ताकि ये आगे जाकर के स्पर्म सेल को बना सके। अब हम क्या लेते हैं? टाइप बी के स्पर्मेटोगोनिया को लेते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की दूसरे फेज में क्या करेगी? एंटर करेगी। मान लो हमारा दूसरा फेज शुरू हो गया, दैट इज द ग्रोथ फेज, और हमने यहां से ले लिया स्पर्मेटोगोनिया को, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया एंड प्लॉइडी इज 2n। ग्रोथ फेज मतलब ये अपने साइज को बढ़ा लेगी बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्यूमुलेट होंगे? क्योंकि इसकी लेयर ही क्या करेगी? जर्माइनल एपिथेलियम जो है सिक्रीट करेगी न्यूट्रिएंट्स को, और वो इसको एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेगी और इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर क्या हुई? ग्रोथ हुई, साइज में बढ़ गई। साइज में बढ़ने के बाद स्पर्मेटोगोनिया को नया नाम दे दिया गया, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बट द प्लॉइडी इज सेम 2n। क्लियर है? तो ये प्रोसेस हुई आपकी ग्रोथ फेज में। अब हम आएंगे अपने थर्ड फेज में बेटा, उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये थर्ड फेज में जाएगी, दैट इज द मैच्योरेशन फेज, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में जाएगी जहां पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के प्रोसेस से होते हुए पहले स्पर्मेटिड बनाएगी। पहले क्या बनाएगी बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाएगी स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड बनाएंगे बेटा स्पर्म्स। लेकिन हाउ? आई विल टेल यू कि कैसे बनाएगी। गिव मी जस्ट फ्यू सेकेंड्स, आई विल क्लियर यू दिस कंसेप्ट एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस कंसेप्ट। इतने अच्छे से मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि आप किसी भी टाइप के असर्शन रीजन हो, एमसीक्यू हो, कोई भी क्वेश्चन आप क्या है इजीली सॉल्व कर सकते हो। So let's understand this.
अब हम आ गए फेज नंबर 3 पे, और फेज नंबर 3 है हमारा मैच्योरेशन फेज। हमारे पास क्या थी, बड़ी सी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी जिसकी प्लॉइडी थी 2n, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये फर्स्ट मियोसिस करेगी। फर्स्ट मियोसिस करके कितनी सेल बनाएगी, 2। फर्स्ट मियोसिस 2 सेल बनाएगी और इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ। अब ये क्या होगी, n, और ये क्या होगी, n। बेटा इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसमें सेल के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब ये जो सेल्स बनी है जिसकी प्लॉइडी हाफ हो गई है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस 2 होगी तो इनसे कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल बन जाएंगी। कितनी सेल बन जाएंगी बेटा, 4 सेल बन जाएंगी। इनकी प्लॉइडी भी क्या होगी, n। इनकी प्लॉइडी भी क्या होगी बेटा, n होगी, और इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। ये हैप्लॉइड, सर्कुलर और नॉन मोटाइल सेल है। क्या है, हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है, और क्या है, सर्कुलर है, हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो स्पर्मेटिड है ये किस में डेवलप हो जाएंगी, स्पर्म के अंदर। किसके अंदर डेवलप हो जाएंगी, स्पर्म के अंदर, इस तरीके से। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदल जाना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहलाता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है कि स्पर्म का स्पर्मेटिड से बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। एक और टर्म होती है बेटा, मैं यही आपको बता देती हूं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन देखो, इस वाली सेल को देख रहे हो, ये सर्टोली सेल है। इसमें जो स्पर्म का हेड जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड है यानी कि इस तरीके से, मान लो ये जर्म लेयर है, ये जर्माइनल एपिथेलियम है, ठीक है। तो इसके जैसे मान लो सर्टोली सेल है, इसमें इसका क्या है, हेड एम्बेडेड है, यानी कि इस लेयर से अभी जुड़ा हुआ है स्पर्म। मान लो पूरा ट्यूब्यूल है और ये ट्यूब्यूल की कैविटी है। तो जब ये स्पर्म जो है सर्टोली सेल से हटके इसकी कैविटी में जब आ जाता है ना, मैच्योर स्पर्म जब सर्टोली सेल से अलग होके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की कैविटी में आ जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदल जाना क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, और बन तो चुका है लेकिन कैविटी में आ जाना। उसका जो हेड है सर्टोली सेल से हटकर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की कैविटी में आ गया, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो डोंट बी कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स। यस बेटा, एक और पॉइंट है जो आपको बताना चाहती हूं कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर बेबी बॉय डेवलप हो रहा है तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो टेस्टीज हैं वो आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन। FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। तो दिस इज द फैक्ट, यू कैन रिमेंबर इट, मे बी इट हेल्प यू। सो ये क्या था बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस था। क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस था। अब हम इससे रिगार्डिंग इस पैराग्राफ को इजीली समझ सकते हैं और आप खुद देखोगे कि खुद ब खुद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यस, गैमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज in the females produce gametes, that is sperm and ovum respectively, by the process called the gametogenesis. Yes, correct. In testes, the immature male germ cell spermatogonia, और मैंने आपको बताया स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनेगा,
बाय गोइंग थ्रू द मल्टीप्लीकेशन फेज, जब जर्म सेल मल्टीप्लीकेशन फेज से जाती है तो स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ठीक है, वो तो मैंने अभी आपको समझाया, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में ये चीज हो जाती है। आगे क्या होता है, द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर हम इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। बता दिया ना इसमें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर वॉल पे ये है स्पर्मेटोगोनिया, मल्टीप्लाई करके माइटोटिक डिवीजन से अपने नंबर को बढ़ा लेती है ताकि जर्माइनल एपिथेलियम एज इट इज बनी रहे। Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called the primary spermatocytes periodically undergoes meiosis. फिर primary spermatocyte के अंदर meiosis होगी जो कि एक reductional division है। फिर primary spermatocyte completes the first meiotic division, reduction division leading to the formation of two equal haploid cell called the secondary spermatocytes, which have only 23 chromosome each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids, जो मैंने अभी आपको बताया कि spermatids बनते हैं। What would be the number of chromosome in the spermatid? Number of chromosome spermatid के अंदर भी n ही होंगे बेटा, ये देखो n है, क्योंकि secondary spermatocyte के अंदर ही बेटा रिडक्शनल डिवीजन हो गई थी, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए थे, और पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है कि मुझे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी बताओ। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर मैंने कर दी है, तो कभी भी क्वेश्चन को गलत मत करना। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस आगे बताया मैंने। अब आफ्टर spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubule by the process called the spermiation. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, spermiation. Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone. प्यूबर्टी के टाइम पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है, जब एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, दैट इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब वो हार्मोन जो गोनेड्स को मैसेज देता है कि अब आप स्पर्म्स को बनाने के लिए तैयार हो जाओ। देन दिस इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। ठीक है, the increased level of gonadotropin releasing hormone that acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins. अब hypothalamus ने gonadotropin releasing hormone secrete किया, secrete करने के बाद यानी कि वो एक मैसेज के लिए secrete हुआ है, वो मैसेज लेकर के वो anterior pituitary gland के पास गया और उसको कहा कि दो gonadotropin जो हार्मोन है उनको रिलीज करवाइए। पहला तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच किसके ऊपर काम करेगा, लीडिंग सेल पे, एंड उसको कहेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन किस में पार्टिसिपेट करेगा आगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। बच्चा एफएसएच, एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करेगा और उनको सिक्रीट करवाने के लिए कहेगा सम फैक्टर्स जो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। क्लियर है। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर दिए तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेक्शनल व्यू दिखा रखा बड़ा करके, ये तो क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम है। ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो के ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, ये बीच बीच में सर्टोली सेल है। इस सर्टोली सेल में देखो स्पर्म का हेड एम्बेडेड है। ठीक है ना, ये स्पर्मेटोजोआ दिखा रखे हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। तो ये सारा उसका सेक्शनल व्यू दिखा रखा है। क्या हमने कोई डायग्राम छोड़ दिया है, नहीं, हमने ये भी कर लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर पर। कितना फाइन और कितना अच्छा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर।
So let's understand this diagram. After that we will come to the theory part. Correct? Yes. स्पर्म के अंदर बेटा चार पार्ट होते हैं. पहला होता है हेड पार्ट, दूसरा है नेक, तीसरा है मिडल पीस और फोर्थ है टेल. हेड के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं. हेड के अंदर दो चीजें होती हैं. क्या होती हैं? देखो, एक तो बाहर पार्ट होता है एक्रोसोम. ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? एक्रोसोम. और फिर बड़ा सा देख रहे हो? न्यूक्लियस. बड़ा सा क्या होता है? न्यूक्लियस. एक्रोसोम कैसे बना भाई? जो स्पर्मेटेड थी उसके अंदर गोल्जी बॉडीज थे. कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे. बड़े वाले जो गोल्जी बॉडीज थे उन्होंने क्या बना दिया? एक्रोसोम. तो ये गोल्जी बॉडी से बने. और बाकी के जो है वो डिजेनरेट हो गए. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं जिनको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन. और ये कब काम आएंगे? जब एग को फर्टिलाइज करना होगा, एग की मेम्ब्रेन को पार करके अंदर जाना होगा, तब स्पर्म लाइसिन काम आते हैं. ठीक है, ये हो गया एक्रोसोम. एक्रोसोम को एक जो मेम्ब्रेन है वो कवर करती है, एक्रोसोम को और हाफ न्यूक्लियस को. आई थिंक I should take another color. Just 1 second. ठीक है, तो एक मेम्ब्रेन कवर करती है एक्रोसोम को और हाफ न्यूक्लियस को. ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेटा गैलिया. मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको दे रही हूं बेटा. गैलिया क्या बोलते हैं इसको? गैलिया. ठीक है ना. दूसरी अनदर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस, हाफ न्यूक्लियस और एक्रोसोम को कवर कर रही है. ठीक है, अब जो न्यूक्लियस का एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, ये डिप्रेशन. इस डिप्रेशन में एक क्या होता है? सेंट्रियोल होता है. जैसे कि अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इफ दिस इज द एक्रोसोम एंड दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट. ठीक है, इसके डिप्रेशन में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ठीक है, ये क्या हो गया? सारा हेड पार्ट हो गया. ये छोटी सी नेक पार्ट है. इस नेक पार्ट में एक और सेंट्रियोल होता है जिसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल. और आगे जाके क्या बनाएगा? एक्सियल फिलामेंट बनाता है. ये है डिस्टल सेंट्रियोल और ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करेगा? बेटा? आगे स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा. जब जाइगोट पहली डिवीजन करेगा ना, तब स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करेगा? दिस प्रॉक्सिमल, दैट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ठीक है, फिर हम आते हैं अपने मिडल पार्ट पे. मिडल पार्ट में बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं ऐसे. ठीक है ना. इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलेंगे बेटा हम निबर्न कण. क्या बोलेंगे? निबर्न कण. स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया. इस तरीके से वो स्पाइरली अरेंज होते हैं नेक रीजन में, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए होती है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए. जब वो मूव करके जाता है ना, तो बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स व्हाई दे आर अरेंज स्पाइरली, ताकि ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एडजस्ट हो सके. ठीक है, तो ये था आपका मिडल पीस. और इसको मिडल पीस देखो, ये वाली तो मैंने एक लेयर बताई थी, इसको बोलते हैं ग्लिया. ठीक है, बाकी जो पार्ट बच गया, हाफ न्यूक्लियस, नेक एंड द मिडल पीस, इसको एक दूसरी कवरिंग कवर करती है जिसको बोलते हैं बेटा मैंचिटी. जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो इसको समझ सकता है बेटा. ठीक है, फिर आता है बेटा टेल रीजन. फिर क्या आता है? टेल रीजन. इस तरीके से टेल रीजन जो कवर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो टेल रीजन के अंदर ही होता है बस. ठीक है, तो ये था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म. देखो, मिडल पीस, यहाँ पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग, ये है टेल रीजन. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म फ्रॉम द थ्योरी पार्ट. Yes. Let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of a head, neck or middle piece and tail.
अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी स्पर्म की बॉडी को एनवेलप करती है, लेकिन उसके अलावा एक और दो कवरिंग मैंने बताई, दैट इज गैलिया एंड द मैंचिटी। The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called the acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. Fertilization करने में help करता है। The middle piece possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization. ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो मूव कर पाए। ह्यूमन मेल इजेकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। अब क्या है इसमें कि जो ह्यूमन मेल है एक कोइटस के दौरान, यानी कि एक इंटरकोर्स के दौरान, एक कोइटस के दौरान, एक कॉपुलेशन के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी का मतलब इनमें से कोई एक तो पहुंचेगा एक के पास, ठीक है, जिसके अंदर 60% स्पर्म जो हैं वो नॉर्मल शेप के होने चाहिए, और उनमें से 40% तो ऐसे हों जिनकी हाई मोटिलिटी हो, यानी कि वो इतनी फास्टली मूव करके जाएं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फर्टिलिटी। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। अब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, स्पर्म सेमिनिफेरस से निकलने के बाद रेटिटेस्टिस में, फिर वास एफ्रेंच में, फिर एपिडिडाइमस में, फिर वास डिफरेंस में, फिर यूरिथ्रा के अंदर आएंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and the prostate are essential for the maturation and motility of sperms. The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgen। ठीक है, जो सेक्स accessory ducts थी उनकी फंक्शनिंग, ग्लैंड्स की फंक्शनिंग, इसको कौन कंट्रोल करता है? एंड्रोजन कंट्रोल करता है। बेटा यहाँ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द oogenesis। तब तक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद द oogenesis। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।